हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 16 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे, जिसमें हम तीन आर्टिकल्स को लेकर चल रहे हैं। पहला है सऊदी ईरान डील जो हुई थी, जिसमें चाइना ने मीडिएटरशिप करी थी, उसके बारे में एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी रही है और क्या अभी तक का इंडिया का फ्रंट है, उसको देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आईआर वाले सेक्शन में बनता है इंपॉर्टेंट, उसको तैयार करेंगे मेंस के एस्पेक्ट से। और फिर दूसरा आर्टिकल है हमारा एससी इलेक्शन कमीशन जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक कोई लॉ नहीं बन जाता, इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था करी है सुप्रीम कोर्ट ने वो फॉलो की जाएगी। उसके लिए एक आर्टिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जीएस2 के पर्पस, इसको हम कवर करेंगे। तीसरा है सेंटर्स एफिडेविट ऑन सेम सेक्स मैरिज ट्राइज टू डिनाई हार्ड वन गेन्स फ्रॉम फाइट अगेंस्ट सेक्शन 377 के लिए, जो अभी जजमेंट आना है 5 जजेस का, उसके ऊपर एक आर्टिकल है कि अभी अभी क्या कहा सेंटर ने और क्या होना चाहिए एक्चुअली, उसके लिए काफी इलेबोरेटिव आर्टिकल है, तो सोशल इश्यूज में कवर किया जा सकता है। उसके पहले एक न्यूज है आप सबके लिए कि जो मैं आर्टिकल्स पोस्ट करती हूँ एडिटोरियल्स और न्यूज को लेकर के, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि मैं जो कभी कभी क्लासेस की वजह से देर हो जाती है, मैं क्लासेस लेती हूँ इंडिविजुअल क्लासेस यूपीएससी के बच्चों की, तो उसमें देर होने की वजह से कभी कभी मैं 3 से 5 के बीच में अभी पोस्ट करती हूँ, और अगर टाइम मिल जाता है तो मैं 1 से 2 बजे के बीच में भी पोस्ट कर देती हूँ एडिटोरियल्स को। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सब्सक्राइबर्स टाइम मांगते हैं कि टाइम सेट कर दीजिए, टाइम सेट थोड़ा हो पाना मुश्किल है, पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको आर्टिकल्स पोस्ट करूं। और न्यूज का टाइम जो रहता है, न्यूज एनालिसिस का जो मैं एनालिसिस करती हूँ, वो रहता है 7 बजे तक, कोशिश रहती है पोस्ट करने की, पर वो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज आप अपना पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि मेरी क्लासेस रहती हैं तो कभी कभी डिविएट हो जाता है। Alright, so back to the articles. इस आर्टिकल में कहना चाह रहे हैं कि सऊदी और ईरान डील में चाइना इमर्जेस एज ऑनेस्ट ब्रोकर इन फ्रैक्चर्ड वेस्ट एशिया। फ्रैक्चर्ड का मतलब टूटा हुआ जो वेस्ट एशिया है, मतलब कई सारी पावर्स के बीच में जो टूटा हुआ एशिया है, क्योंकि आप जानते हैं इजराइल हो गया, पैलेस्टीन हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक की समस्याएं। तो इससे क्या है, टूटा फ्रैक्चर्ड वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, बीजिंग अपनी जो है इमेज इमर्ज कर रहा है एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह। ये इसका क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा है तो उसको तर्क के साथ प्रूव करिए। ये मेंस के लिए बढ़िया सवाल बन सकता है, और जोग्राफिकल एस्पेक्ट से प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको वेस्ट से जुड़े हुए देशों में कई बार जोग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ क्या है, कौन सी कैपिटल है, किसके पास कौन सी सी लाइन है, कौन सा सी शोर है, ये सब चीजें पूछी जाती है, तो प्री के लिए तैयार हो जाइए। नाउ उसमें कहते हैं देयर इज लिटिल डाउट दैट व्हाइल इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन एक्सपैंडिंग इट रिलेशंस। तो वो कहते हैं कि वेस्ट एशिया में इंडिया अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है। ओमान की बात हो, इराक की बात हो गई, सऊदी की बात हो गई, लेकिन ईरान से जो उनके संबंध हमारे देश के हैं वो काफी बढ़िया नहीं रहे हैं, खराब हुए समय के साथ। उसके अलावा चाइना की जो अपनी पोजीशन है, वो अपने आप को एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस देने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए वो जद्दोजहद में लगा हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ता है इस डील के बाद। फिर वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि जो डील हुई है उसमें किसने फैसिलिटेट किया है, मिस्टर वांग यी, जो उनके चाइनीज स्टेट काउंसिलर हैं, उन्होंने उनको इसको मीडिएट किया, जिसमें उनकी इमेज मतलब चाइना की जो इमेज है वो फैसिलिटेटर और मीडिएटर की होकर के निकल के आई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो 93 में जो पैक्ट हुआ था, जिसे हम ओस्लो अकॉर्ड जानते हैं, वैसे ही कुछ लग रहा था, जैसे कि बिल क्लिंटन साहब ने उस वक्त दो पार्टीज के बीच में मध्यस्थता की थी। पहला था कि पहला कौन था, यासिर अराफात साहब थे जो पैलेस्टीन के लीडर थे, उनके बीच में, और दूसरे थे जितहाक राबिन जो प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उनके बीच में भी ऐसा ही पैक्ट कराया गया था क्लिंटन साहब के द्वारा 93 में। तो ऐसे ही उनको पिक्चर रिजेंबल लगती है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही जो पार्टीज हैं, अगर आप इसराइल और पैलेस्टीन की बात करें तो इनके बीच में कोई भी पार्टी कितनी भी मीडिएटरशिप कर ले, लेकिन ये एक नहीं हो पाए, क्योंकि इनके बीच में बहुत लंबा डिस्प्यूट है, राइट। उसके बारे में डिस्कस यहाँ नहीं करते। तो वैसे ही कुछ पावर्स यहाँ पे भी मिलती हुई दिखी, जहां पे चाइना अपनी इमेज ठीक कर रहा है। अच्छा, लॉन्ग स्टैंडिंग एलाई ऑफ द यूएस का एलाई क्या रहा, कौन रहा है, सऊदी अरेबिया, वॉज एक्सेप्टिंग एंड एक्नॉलेजिंग पब्लिकली द मीडिएटरी रोल ऑफ चाइना, जिसने चाइना की जो मध्यस्थता को एक्सेप्ट किया या मीडिएटरशिप को एक्सेप्ट किया है, which is loved in a sharpening all around confrontation with the US। और ऐसा दिख रहा है कि उसकी जो इमेजिंग है वो भी यूएस को कन्फ्रंट करती हुई दिखती है, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एनीथिंग लेस देन अ मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक फॉर वॉशिंगटन। और ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन के लिए बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने चाइना की मीडिएटरशिप को एक्सेप्ट किया है, मीडिएशन को एक्सेप्ट किया है, तो ऐसा लग रहा है।
All right. The New York Times noted this is among the topsiest and turviest of developments anyone could be imagined. क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो टर्फ है ना, जो मेजर टर्फ है वो चाइना और यूएस के बीच में है. ध्यान दीजिएगा. कुछ दिन पहले उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि चाइना को इंसर्कल किया जा रहा है यूएस के द्वारा. अब वो इसी इंसर्कल को तोड़ने के लिए वेस्ट एशिया में अपनी पोजिशनिंग कर रहा है इस तरह के स्टेप्स के द्वारा. राइट. तो यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको को अगेंस्ट बताया कि सही चीज नहीं है. और क्या अ शिप दैट लेट हेड्स स्पिनिंग इन कैपिटल्स अराउंड द ग्लोब. राइट. नाउ सऊदी अरेबिया ईरान हैव अग्रीड टू रिवाइव. अच्छा, इसकी डील के बाद हुआ क्या कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो पुराने की एग्रीमेंट्स उनको रिवाइव किया गया. दे कंक्लूडेड ड्यूरिंग एन अर्लियर फेज ऑफ पॉजिटिव बायलैटरल रिलेशनशिप. और दोनों के देशों के बीच में द्विपक्षीय जो पीछे के एग्रीमेंट्स उनको रिवाइव किया गया. उसमें क्या क्या है? One is a 98 agreement on economic, trade and investment cooperation. The other is an agreement on internal security cooperation concluded in 2001, which covered organized crime, terrorism, drug trafficking and so on. तो पहला तो ये हो गया. दूसरा क्या था? द टू कंट्रीज ऑल्सो अग्रीड टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स एंड एक्सचेंज ऑफ एम्बेसडर्स. तो क्योंकि उनकी एम्बेसीज को जो एम्बेसीज डिमोलिश की गई थी 98 में सऊदी अरेबिया की उसके अलावा भी 1998 में क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे मक्का में ईरानी पिलग्रिम्स के द्वारा जो है वायलेंट एक्टिविटीज की गई थी, जिसकी वजह से संबंध खराब हो गए थे सऊदी अरेबिया से. तो दोनों ही चीजों में क्या होगा, अब क्या हुआ कि ट्रेड पैक्ट खुल जाएंगे और साथ ही साथ जो उनके आपस में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो भी वापस से रीइंस्टेट हो पाएंगे. So these relations were served by Saudi Arabia in 1988 in the aftermath of violent incidents in Mecca by Iranian pilgrims. On the present occasion, too, there is agreement to reopen embassies and exchange ambassadors after a hiatus of 7 years. ठीक है? Saudi Arabia broke all diplomatic relations in the wake of an attack and burning of its embassy in Tehran 2016. मतलब यही मैं बात बोल रही हूँ. 1988 में नहीं, 2016 में ऐसा हुआ था कि तेहरान में जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसीज थी उनके ऊपर अटैक किया गया था और उसके बाद जो रिलेशनशिप काफी बिगड़ गए थे, which was in reaction to the execution of a Shia cleric of Saudi authorities. क्योंकि दोनों देश दो पक्षों को सपोर्ट करते हैं, एक शिया है एक सुन्नी है, तो इसमें वजह से उनके बीच में डिस्प्यूट रहता है. तो वहां उनके रेलिक्स को इम्पोज किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था सऊदी अरेबिया में, जिसके अगेंस्ट में तेहरान में उनकी एम्बेसीज को अटैक किया गया था. तो दो बातें थी यहाँ पर. तो ये बैकग्राउंड है इसका. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीस अकॉर्ड ऑल्सो लाइज इन दिस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ द लीडिंग शिया कंट्री कौन सी है? ईरान. एंड लीडिंग सुन्नी कंट्री विच इज सऊदी अरेबिया. ठीक है. तो उनके बीच में जो आपस में पीस अकॉर्ड है वो ये इस बात की भी इंपॉर्टेंस रखता है कि उनके बीच में जो अभी तक के डिस्प्यूट रहे हैं वो शायद रिलीज हो जाए, खत्म हो जाए. दिस ब्रिजिंग ऑफ द सेक्रेटेरियन फॉल्ट लाइन हाउएवर मॉडेस्ट इट मे बी एट दिस स्टेज. कितना मॉडेस्ट होगा वो तो पता चलेगा. could have a major impact on the regional equation. अच्छा, regional equations में अभी मैं हमेशा जो मैं समझ पाती हूँ वो ये है कि सभी देश अभी ट्रेड एक्सपेंशन में लगे हुए हैं, तो दुश्मन भी मिल रहे हैं. उसी तरीके से चाइना इस दुश्मनी में ठीक होने की वजह से ठीक करने के प्रयास में अपनी इमेज ठीक कर रहा है. अभी कुछ दिनों में वो जाने वाले हैं रशिया. कौन? चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं रशिया. वो इसलिए क्योंकि वो अब वहां पर अपना जो यूक्रेन के लिए अपना फ्रंट है उसको क्लियर करेंगे. तो ये बातें क्या हो रही है? अपनी इमेजिंग सुधारने की बात है, जो कितनी होगी पता चलेगा. साथ ही साथ एक मीडिएटर का रोल भी बना के आगे चल रहा है चाइना. In one sense, this development should not have come as a surprise. The US is no longer dependent on energy. अच्छा, तो यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट था वेस्ट एशिया में वो किसको लेकर था? मेजोरिटी ऑफ ऑयल और गैस को. लेकिन अब क्या हुआ है कि यूएस की जो सिग्निफिकेंस है ऑयल और गैस को लेकर कम हुआ है, उसकी डिपेंडेंसी कम हुई है. तो ये ऐसा होना लाजमी है. लेकिन द यूएस हैज ट्राइड टू एंश्योर इजराइल सिक्योरिटी. लेकिन यूएस ने हमेशा इस इलाके में ईरान की सिक्योरिटी को आगे रखा है और इजराइल को वेस्ट एशियन डोमेन में नॉर्मल होने के लिए पोजिशनिंग करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है. कौन? यूएस. अच्छा, 2020 का अब्राहम अकॉर्ड को अगर हम यहाँ पर रेफर करें और हम याद करते हैं I2U2 को भी मत भूलिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में. तो वर अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट विद द यूएई, बहरीन एंड इजराइल अनाउंसिंग देयर इंटेंट टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप एंड अब सब्सिक्वेंटली सूडान एंड मोरक्को ज्वाइंट अकॉर्ड. इस अकॉर्ड में बाद में इन देशों ने भी ज्वाइन किया.
और ये एंटिसिपेट करता है कि सऊदी अरेबिया वुड इवेंचुअली फॉलो सूट एंड दिस वुड इंश्योर अ बिनाइन पेरिफेरी फॉर इजराइल, क्योंकि जो यूएस का फ्रंट है वेस्ट एशिया में इसराइल को पोर्ट्रे करने का या सेव करके चलने का, उसमें ये ITU-2 अकॉर्ड में काफी इंपैक्टफुल रहा, सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी, जहां पे यूएई, बहरीन और इसराइल आए और बाद में मोरक्को, सूडान भी आ गए और ऐसा माना गया कि सऊदी अरेबिया भी ज्वाइन कर लेगा, लेकिन बाद में वो अपेंड कर दिया गया, उसके ऊपर कैंसिल हो गया, अभी फिलहाल के लिए कोई कहानी नहीं है। लेट्स सी कि अगर इसमें कोई चेंज आता है तो क्या वो ज्वाइन कर पाएगा, ये इनहेरेंट पार्ट है, इस आर्टिकल में नहीं है। However, China has leveraged its substantial economic trade and lately military relations with both Iran and Saudi Arabia to broker a deal, and this cannot but enhance its diplomatic credibility and international posture. ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आती है। Now, its attempt to outflank the US and West Asia may diminish American pressure and constrainment in the Indo-Pacific. और क्या होगा, जो जैसे कहना चाह रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच जो पंगे चलते हैं, उसके लिहाज से वो उसको बाहर फेंकना चाहता है, वेस्ट में भी डोमिनेंस बनाने की बात है, आउटफ्लैंक करने वाली बात है। द टाइमिंग इज ऑल्सो नोट वर्दी, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि चाइना ने जो सपोर्ट है चाइना का रशिया को लेकर के यूक्रेन वॉर में, वो काफी डिफेंसिव रहा है, और आने वाले टाइम में ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी जाएंगे कहां पर, मॉस्को, और जहां पे यूक्रेन लीडर मिस्टर जेलेंस्की से वो वर्चुअल कॉन्वर्सेशन करेंगे, और ये क्या है, एक तरीके का पीस मेकर रेपुटेशन बनाने वाली बात है चाइना के लिए। उन्होंने कुछ पीस प्लान बनाए हैं जिनमें 12 पॉइंटर्स हैं, लेट्स सी कि वो आगे कैसे बन करके आते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि ITU-2 जो इनिशिएटिव था, जो ओपन डोर पॉलिसी थी, ओपन द डोर टू ITU-2 इनिशिएटिव, जिसमें ये कहते हैं कि in which July 22 brought together India, Israel, UAE and the US in a quad. तो क्वाड के करीब लाने वाली ITU-2 का इनिशिएटिव लिया गया था, जहां पर क्वाड के देश और ITU-2 के देश करीब आए, राइट। तो इसका मतलब ये है, इंडिया हैज डन वेल इन रिसेंट इयर्स in forging much closer relations with key Gulf states like Saudi Arabia, UAE and Oman. But ईरान से संबंध अभी ठीक नहीं है, और इसराइल के लिए भी हमारा पक्ष काफी पॉजिटिव रहा है। अगर आप ध्यान दें, यूएन ने भी हमारा सपोर्ट इसराइल और रशिया के लिए सही रहा है, हमने अगेंस्ट वोटिंग करने में abstain किया है। उसके अलावा ITU-2 cannot disguise its anti-Iran orientation, though India may not subscribe to this Beijing Accord, if one may call it, the cast doubt on the relevance and efficacy of ITU-2। तो वो कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो हमारा पक्ष है ईरान को लेकर के, अगर उसके अगेंस्ट अगर सब्सक्राइब करने को बोला जाए या पोर्ट्रे करने को बोला जाए, तो इंडिया उसमें भाग नहीं लेगा। ऑल्दो ईरान से संबंध कुछ खासा अच्छे नहीं है, तो फिर भी अगर हमको वोटिंग करनी पड़ेगी तो एब्सटेन करेंगे शायद। उसके अलावा जो बीजिंग अकॉर्ड है, जिसमें ITU-2 की एफिकेसी को बोला आगे लाने की बात की गई थी, उसमें भी कुछ डाउट्स रहते हैं रिलेवेंसी को लेकर के। तो क्या मोटा मोटी बात यहाँ पे यह है कि चाइना अपनी इमेजिंग ठीक कर रहा है, यूएस को आउटफ्लैंक करना चाहता है, और अपनी इमेज पीस मेकर की करने की वजह से ये सारे काम वो कर रहा है, और वेस्ट एशिया में अपनी पोजिशनिंग भी कर रहा है। ऑल्दो इसमें क्या है, इंडिया के लिए क्या खास बात है कि हमारे जो संबंध है वो खासा अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमने बुरा भी नहीं किया है। अच्छा, ITU-2 को देख लेते हैं। विकिपीडिया के हिसाब से ITU-2 ग्रुप इज द ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल, UAE and US. The group's first joint statement released on 14 July 22 states that the countries aim to cooperate on joint investment and new initiative in water, energy, transportation, space, health and food security। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्री में। इस बार के प्री के लिए कुछ ग्रुप्स मुझे लग रहे हैं पूछे जा सकते हैं। एक तो ITU-2 खुद हो गया, उसके बाद IPEF आप नोट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद क्वाड कई बार आ चुका है, पूछा जा रहा है, और अभी हमारे जो भी सामने जो ग्रुपिज्म में आ रहा है, इसमें अभी फिलहाल के लिए CECA आ गया है, ठीक है। AUKUS जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा ECTA, राइट। ये सारे जो ग्रुप्स है ना कहीं मुझे लगता है पूछे जा सकते हैं, आप इसके लिए बेसिक तैयारी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया के लिए क्या अभी तक हुआ है, इंडिया हैज सो फार अवॉइडेड कमेंटिंग ऑन द ईरान सऊदी जो अभी डील हुई है, इसमें इंडिया ने अवॉइड किया, लेकिन हमको उसको वेलकम करना चाहिए। देयर इज लिटिल डाउट दैट व्हाइल इंडिया हैज टू बी सक्सेसफुल इन एक्सपेंडिंग इट्स रिलेशनशिप एंड इन ऑल की फैक्टर्स इन वेस्ट एशिया, इट हैज एंडेड अप विद डिमिनिश्ड रिलेशन विद ईरान। अभी कुछ दिन पहले टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश आए थे, तो टर्की के लिए भी हमारा जो एक स्टेप था, काफी इसको अप्रिशिएट किया गया कि हमने सालों में टर्की से इनिशिएट किया और संबंध बनाने की कोशिश की। तो हमारे जो वेस्ट को लेकर के चीजें बेटर हुई है, जहां पे टर्की आता है, हमारा जो है इराक आता है, ओमान आता है, और हमारा UAE है, लेकिन ईरान के लिए सिचुएशन अलग है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो ये डील है ईरान सऊदी की है, इसमें हमने कोई बात नहीं बोली है, और चाइना हैज रिपोर्टेडली कंक्लूडेड अ 25-year सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद ईरान वर्थ $400 बिलियन। हमें चाइना ने इतनी बड़ी डील की है, इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट पॉसिबल मैच, विल नॉट बी पॉसिबल फॉर इंडिया टू मैच इट,
पॉसिबल वाली बात नहीं है, इंटेंशन भी चाहिए। तो इंडिया तो उसको नहीं फास्ट ट्रैक कर सकता, लेकिन हम जहाँ पे चाबार पोर्ट बना रहे हैं, उसके साथ हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं सेंट्रल एशिया में, तो शायद हमारी इमेजिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी ट्रेड को लेकर के। तो इसके बाद इंडियाज वेस्टर्न फ्लैंक इज फार टू इंपॉर्टेंट टू बी अकॉर्डेड सेकंड प्लेस टू द इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये जो साहब है सरन साहब, इज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एंड ऑनररी फेलो एट सीपीआर दिल्ली। तो उनके लिखे हुए आर्टिकल्स भी काफी इंपैक्टफुल रहते हैं, मौका लगे तो जरूर पढ़िएगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जजमेंट अपसेट्स अ डेलिकेट बैलेंस, जिसको लिखा है अश्विनी कुमार ने। अगर आपको याद होगा, कुछ याद आता है लॉ मिनिस्टर के नाम पे तो याद कीजिएगा। तो इनके आर्टिकल भी इंपैक्टफुल है, लेकिन उन्होंने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो लगा कि अनवांटेड से हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, पर आप GS2 के पर्पज से इस आर्टिकल को अपनी तैयारी में ऐड कर सकते हो। एक बार गो थ्रू करेंगे। तो अ स्टेट फास्ट कमिटमेंट टू बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इंपेरेटिव। उन्होंने कहा कि इस स्टेट फास्ट कमिटमेंट में जो भी बैलेंस जो अभी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें क्या एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इंपेरेटिव और इंस्टीट्यूशनलिज्म भी करना जरूरी है, इंपेरेटिव है, रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव रहेगा इस रास्ते में, इंपेरेटिव है। नाउ कहना क्या चाहते हैं कि जो अभी वर्डिक्ट आया था कुछ दिन पहले, इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैव बीन सर्व्ड वेल by the nation's Supreme Court over the years. Its judgment have expanded the frontiers of human rights and deepen in democracy. The court's recent decision in जिस केस को रेफर किया जा रहा है वो अनूप बरनवाल और यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसको हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन जजमेंट जो कुछ दिन पहले अभी आया था, उसके नाम से याद रखिए, ये पूछा जा सकता है मेंस राइटिंग में भी, आप लिख सकते हो अगर पूछते हैं तो। डिफरेंस टू द लॉ लॉर्ड्स आर केस इन पॉइंट। तो ये कहते हैं, उसको पहले बताते हैं वो क्या था। तो उसमें क्या बताया गया कि आर्टिकल 324(2) के तहत अपॉइंटमेंट्स ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये लॉ कहता है। द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा उसमें, इन केस ऑफ नो लीडर ऑफ अपोजिशन इज अवेलेबल द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा इन द टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो टीम कहना चाहिए, जो कमिटी होगी, उस जो इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करेगी, सीई को, सीईसीज को याद रखिएगा, और स्टेट कमिश्नर्स को जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करेगी। तो उसमें कौन कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का हेड होगा, लीडर होगा इन द लोकसभा, और उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पूरा का पूरा कमिटी बनेगी, वही अपॉइंट करेगी सीईसीज को और एससीज को। ये नियम कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ कहते हैं कि ये जजमेंट है, ये क्वेश्चनेबल है। इसमें ये बात बोलते हैं कि आपने सब कुछ जो है लॉ के ऊपर छोड़ दिया है। ऑल्दो वो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन को यहाँ हाईलाइट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सालों में इंडियन डेमोक्रेसी को बहुत डीप किया है, ह्यूमन राइट्स को आगे लेकर के आए, लेकिन आपने सब कुछ जो है लॉ के ऊपर छोड़ दिया, नियम बनाने के ऊपर छोड़ दिया। ये कुछ हद तक डिबेटेबल है। द कोर्ट इनऑनेस्टली लोकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट बिहाइंड आर्टिकल 324 in the Constituent Assembly debate. Contrary to its plain language and subtle principles of statutory interpretation, which posit that a speech made in the course of legislative debate is a best indicative of the subjective intent. मतलब जो ये legislative debate है, जो पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने भी थी, वो फिर से एक सब्जेक्टिव इंटेंट बनकर के सामने आ गई है। जिसकी लैंग्वेज है, अगर उसकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं टू रीड द वर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ टू बी मेड बाय अ पार्लियामेंट। मतलब कोई भी जो आपने प्रोविजन बनाया है वो सब्जेक्टिव है एज पर द लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके जो एक्सपोजर है इलेक्शन कमिश्नर्स का, उसको कम ज्यादा कर सकती है। इसका मतलब ये है, नॉट एज पार्लियामेंटली ऑप्शन बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड टू अ पार्लियामेंट टू प्रीएम्पोर्टरली इनैक्ट डिफरेंट स्टैंड अलोन लॉ। अच्छा, ये जो बातें कह रहे हैं कि आपने सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में दे दिया और वो चाहे उसको फ्रैक्चर करे, चाहे वो इनहांस करे, पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी पार्लियामेंट के ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो एडवाइजरी है, और जबकि हमारा संविधान खुद कहता है, आर्टिकल 324(2) कहता है कि वो पार्लियामेंट के ऊपर ये बात को छोड़ते हैं जहां पर वो नियम ही बना सकती है और पार्लियामेंट ही नियम बना सकती है। तो उस केस में कॉन्ट्रडिक्शन है कहां? तो बहुत क्लियर कट बात है, जैसे मुझे लगता है। तो कहते हैं इंडीड द एब्सेंस ऑफ लॉ contemplated in Article 324(2) for the last 7 decades represent a conscious legislative rejection of a special law on a subject covered by a constitutional provisions। और ये कहा भी जा रहा है कि ये लास्ट कई सालों से, डेकेड से नियम बनना चाहिए था, नहीं बना, क्यों नहीं
बना, और अगर नहीं बना तो अब कितना अच्छा बनेगा, ये अपने आप में सवाल है। It is submitted that the institutional integrity of the election commission in a functional democracy can be best secured through process that recognize the bounds of constitutional power. Constitutional change is a function of parliamentary process and democratic politics in action. काफी लॉ बेस्ड शब्दों को उन्होंने यूज किया है, पर आसान सी भाषा में ये है कि जो जो वो डायरेक्टली कहना चाहते हैं, जो ये स्टेप उठाया गया है वो कोई डज नॉट एडमिट ऑफ अ जुडिशियल वैलर, ये कोई जुडिशियल वैलर को एडमिट नहीं करता। और जो इस केस में बोला गया है कि जब तक नियम नहीं बनेगा ऐसे फॉलो किया जाएगा, तो देखने वाली बात है कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कैसे बना करके चल सकते हैं, क्योंकि सब ये बात दिमाग में सबके है कि पार्लियामेंट में डोमिनेंस जिस पार्टी की है, नियम कायदे कानून उसी के बनेंगे। हम सब जानते हैं कि लोकसभा में क्या है, डोमिनेंस हमारी गवर्नमेंट की है, लोक बीजेपी गवर्नमेंट है। तो वो अगर वो चाहे तो कोई ना कोई मैनिपुलेशन करेंगे, जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने और स्टेट कमिश्नर्स को चुनने की जो चीजें हैं वो मैनिपुलेट की जा सकती है, जैसे कॉलेजियम की बात आती है। तो ये जो आर्टिकल है वो इस डर के बेस पे लिखा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसी चीजें एड ऑन कर दे जहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उनके कंट्रोल में आ जाए, ऐसा नियम ना बन जाए। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि जो लॉ कहता है कि बीच में कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का हेड होगा या जो बड़ा नेता है वो होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी ऑफ एडवाइजरी है जो किसके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे देश का खुद का वो एडवाइजरी है, वो अथॉरिटी डोमेन में नहीं है, एडवाइजरी ऑप्शन है। साथ ही साथ लोकसभा के जो ऑपोजिट पार्टी के हेड होंगे उनके पास भी ज्यादा कोई पावर नहीं। तो अगर देखें तो सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही है। और अगर चाहे अगर वो बाद में कोई नियम बड़ा बना लेते हैं जहां पे आप उनको काट नहीं सकते, तो अगेन कोई बड़ी चीज ऐसी होगी जहां पे सीईसी को जो टारगेट है कि वो उसकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, वो भी चीज बीट हो जाएगी। इस बारे में ये वो आर्टिकल ये कहना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे आर्टिकल है, इसको पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव है। GS2 के पर्पज से अपने पॉइंटर्स को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंटर्स एफिडेविट ऑन सेम सेक्स मैरिज ट्राइज टू डिनाई हार्ड वन गेन्स फ्रॉम फाइट अगेंस्ट सेक्शन 377। लिखा है इंदिरा जयसिंह ने, यूनियंस ऑफ आवर ओन चॉइस। सो concepts of marriage and family concerns us all. The issue must be seen as a step toward achieving the true quality before the law and equal protection of law. ध्यान दीजिएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सभी के लिए है, चाहे वो एलजीबीटी ग्रुप कम्युनिटी हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, राइट। तो ये कहना ही चाहती हैं कि आप मैरिज को संस्कारों में बांधने के बजाय इक्वालिटी ढूंढिए लोगों के लिए। तो कल न्यूज में ये आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसके ऊपर कोई नियम ना बनाइए, पार्लियामेंट बनाएगा, और उनको एक एफिडेविट दिया और कहा कि शादी जो है हमारे देश में संस्कारों के ऊपर आधारित है। और संस्कार में जो होता है कि जो संस्कार की मेन बात ये है संस्कारों के हिसाब से कि जो भी दो पार्टीज होती हैं वो दोनों अपोजिट सेक्स की होनी चाहिए, सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, ये संस्कार है। तो इस संस्कारों की तो ये कहना क्या चाहती, कल भी आर्टिकल में था कि संस्कारों की दुहाई देने के बजाय आप इक्वालिटी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे देश में काफी चीजें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है। यहाँ पे भी वो कहती हैं कि व्हाट इज मैरिज, देयर इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड नॉट जस्ट बाय LGBTQ कम्युनिटी। इट मे सीम स्ट्रेंज दैट द लॉ डिफाइंस हाउ टू एंटर अ मैरिज एंड हाउ टू एग्जिट अ मैरिज बट डज नॉट डिफाइन व्हाट इज मैरिज। ठीक है, तो ये हमारा जो लॉ है वो ये तो एक्सप्लेन करता है कि शादी में कैसे आना है, शादी से बाहर कैसे जाना है, पर मैरिज है क्या ये कोई डिसाइड नहीं करता। तो उसको अगर हम खुद से डिसाइड करें कि मैरिज या एक्सप्लेन करें, तो मैरिज इज अ वॉलंटरली यूनियन ऑफ इक्वल्स वेदर नीदर लूजेस देयर ऑटोनॉमी टू द अदर नॉट देयर पर्सनैलिटी। तो ये काफी जो ट्रेड्स हैं ये शादी को बनाते हैं। द पार्टीज टू द मैरिज रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी और जेंडर अग्री टू म्यूचुअल बॉन्ड टू प्रोवाइड इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सेक्सुअल सपोर्ट टू ईच अदर। तो इसके लिए ये जो चीज है ये जो आधार है शादी का, और ये जो आर्टिकल है हमारे सोशल इश्यूज में काफी इंपॉर्टेंट बैठेगा। आप इसको तैयार करते चलिए, वर्डिट अभी आना बाकी है लेकिन तैयारी हम कर सकते हैं। उसके अलावा मेंशन करती है देयर इज अ म्यूचुअलिटी टू द रिलेशनशिप ऑफ अफेक्शन एंड डिजायर व्हिच कुड लीड इंडिविजुअल्स इनटू मैरिज। नीदर अफेक्शन नॉर डिजायर कैन बी मैंडेटेड बाय द लॉ एंड हेंस नीदर द चॉइस ऑफ पार्टनर नॉर द जेंडर ऑफ पार्टनर नॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कैन बी मैंडेटेड बाय द लॉ। मतलब ये जो अफेक्शन है
और जो डिजायर है ये क्या करती है, दो इंडिविजुअल्स को लीड करती है शादी के लिए। और इसको आप मैंडेट नहीं कर सकते शादी के द्वारा कि भाई दो जेंडर्स वाले के बीच में ही होगा या अलग अलग जेंडर्स के बीच में होगा, सीधी सी बात है। ये उनके अफेक्शन और डिजायर की बात है। उसके बाद जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए हमने सालों में कोई नियम नहीं बनाए, और जो नियम है वो उनको और वल्नरेबल बनाते हैं, मतलब उनको और कमजोर करते हैं। हैव अराइजन ऑन अकाउंट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिमोनियल एसेट्स विद इन द मैरिज सिंस दे आर प्राइमरली ओन्ड बाय द हस्बैंड। ठीक है, वैसे और देशों में अगर हम बात करें, कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे उनको अलाउ किया गया है, और इंडिया भी उनमें से अगर बन जाता है, अगर वो अलाउ करता है तो। दिस इज देन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स acquired within the union arises. Most countries have dealt with this by passing laws that deal with the acquisition of the assets. Yet another way to deal with this through prenuptial agreements. मतलब कि आपस के बीच के संबंधों के आधार पर अग्रीमेंट अगर हो तो सारी समस्या ही सॉल्व हो जाएगी, जिसको अगर लॉ अलाउ कर देता है कि आप चाहें कि आप किससे शादी करेंगे, अगर इसको छोड़ दिया जाए इंडिविजुअल्स पे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। बट वन माइट ऑल्सो से दैट दिस इज अ डिसेबिलिटी दैट अराइजेस एट बर्थ। और अगर हम इस कम्युनिटी की बात करें कि जहां पर लोगों को किसी और निगाह से देखा जाता है, तो ये बाय बर्थ शुरू होती है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट पर्सनल लॉज नीड अ कंप्लीट रिलुक इट्स इक्वालिटी इज टू बी अचीव। और जहां पे अगर जो चीज बर्थ से है तो आपकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक पॉलिसी में ऐसी चीजें बनाई जाए जो स्ट्रेचुरी हो और लोगों को हेल्प कर सके। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स वाज इंट्रोड्यूस इन स्टैट्यूटरी लॉ। डिवोर्स का लॉ भी स्टैट्यूटरी लॉ है, उसी तरीके से शादी का लॉ भी स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए, डिपेंडेंट ऑन द पर्सन्स चॉइस। Now, the concept of marriage and family सबको कंसर्न करते हैं। This issue must thus be seen as a step towards achieving the true equality before the law and equal protection of the law. ठीक है, इसी बात को हाईलाइट करती हैं। Now, can the state withhold this recognition even when no legitimate state interest is shown to exist? क्या हमारा स्टेट ऐसा कोई रिकॉग्निशन विदहोल्ड कर सकता है जहां पे कोई लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट नहीं हो, एग्जिस्ट ना करता हो? क्योंकि ये जो मुद्दा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको इतना सेक्रामेंट बना रही है, सेक्रामेंट बना दिखा करके अपने ही जो एफिडेविट दिया गया था उसके हिसाब से इक्वालिटी देना नहीं चाहती है, और इसी वजह से इसको और डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस तरह की जो शादी को या इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बता, शादी नहीं थी, सेम सेक्स पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप था उसको क्रिमिनलाइज किया गया था, और विच डीक्रिमिनलाइज लेटर ऑन। सो जो कहना चाह रहे हैं कि टू विथहोल्ड रिकॉग्निशन द फर्स्ट प्लेस टू डिनाई सेम सेक्स पार्टनर्स द हार्ड अर्न्ड लेगेसी ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको पहले कल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि सेक्शन 377 के तहत पहले ऐसा था कि इन चीजों को क्रिमिनलाइज किया गया जहां पे पुराने नियम लागू किए जाते थे। उसके बाद एफिडेविट दे गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम उनको संस्कारों और जो चीजें आज के प्रेजेंट टाइम में कम इम्पैक्टफुल हैं उसके हिसाब से उनको डाइवर्ट कर ले, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो कहना चाहती फॉर द लॉन्ग टाइम द क्वेयर कम्युनिटी हैज बीन फोर्स्ड इनटू अ एग्जिस्टेंस व्हिच इज इलीगल एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर डिनाइड टू देम ऑन द काउंट। दिस इज द टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस द सेम सेक्स मैरिज and stop denying the LGBTIQA community their rights। मतलब उनको राइट्स उनको देने चाहिए। तो लिखा है राइटर सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनकी जो थॉट है, जो ओपिनियन है वो इम्पैक्टफुल है। आपको क्या करना है, कभी भी आर्टिकल आप पढ़े तो अपनी ओपिनियन खुद बनाएं, किसी की ओपिनियन में नहीं जाना है। लेकिन याद रखिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, तो उनको अपनी ओपिनियन न्यूट्रल रखनी है, कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, किसी पार्टी को निगेट नहीं करना है, एक्सट्रीम में उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आपको सभी मुद्दों को बिल्कुल फेयरली लेना है। तो अपनी ओपिनियन बिल्कुल फेयर बनाइए, किसी के इम्पैक्ट में नहीं, और जहां जहां लगे अपने नोट्स को लिखते चले जाइए। कभी कभी ये जो नोट्स हैं आपको ऐसे पेपर राइटिंग में नहीं, ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करते हैं, कहीं आपको कोई डिबेट करनी है उसमें भी हेल्प करते हैं। तो इन इश्यूज को पढ़ना अपने लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद।